जैसे व्यूवर आज हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। आप लोग कोर्स पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। इसमें डिटर्मिनेंट जो है सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ये आपके सामने है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है A11 को A22 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस डालते हैं और फिर इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तरीका होता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। और इसके लिए हम ये दो बार ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हल करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास है यहाँ पे बात हुई है क्रैमर रूल की, तो यहाँ पे ये क्रैमर रूल से बता रहा है जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशनें हैं, इन दो इक्वेशनों में से हमें x1 की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे, जब x1 की वैल्यू चाहिए होगी तो हम लिखेंगे b1 b2 ये है हमारे पास है b1 b2 और इसकी वैल्यू ले लेंगे A11 और A12 और A22 की वैल्यू लेके इसके नीचे D से इसको इसका जो डिटर्मिनेंट निकला होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x1 निकल आएगा। सेम ऐसे ही x2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x2 के लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू है b1 b2 इसको यहाँ रख लेंगे और A11 और A21 को ये जो है इसको यहाँ लिख के जो डिटर्मिनेंट आया होगा उससे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर आपको इसकी समझ नहीं है, चूँकि ये हायर लेवल का मैथमेटिक्स है, तो आप हमारे सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के लेक्चर ओपन करें और उनको देखें तो आपको डिटर्मिनेंट की कुछ बेसिक चीज़ों का भी पता चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास है, अगर हम आते हैं जैसे ये एक प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व है, एक एग्जांपल है क्रैमर रूल है से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। तो इस तरीके से अगर x1 निकालना हो तो हम निकालते हैं और x2 ये। अगर आपको इसकी समझ नहीं तो वीडियो को रोक के इसको गौर से देखिए तो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ऐसी कौन सी इक्वालिटीज़ हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो हम ये वाली जो टर्म होती है A11 इसको बाहर ले लेते हैं, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं और ये वाली जो टर्म है इसको डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं एज इट इज़। इसमें पूरे की पूरी रो को हमने ले लिया, फर्स्ट कंप्लीट रो ली और इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है। और एक्सपेंड करने के बाद इन रिज़ल्ट को कंबाइन करें और आपको इसका अच्छा फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं, फिर माइनस और फिर प्लस। तो इसमें ये जो A11 होता है इसको हम कोफैक्टर कहते हैं और जो इस तरह माड के अंदर आता है इसको हम माइनर का नाम देते हैं। ये माइनर है और जो बाहर वाला कोफिशिएंट होता है इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। अब इसको भी सॉल्व करें, क्रैमर रूल का बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। x1 इक्वल टू D1 ओवर D, x2 ओवर D2 ओवर D, D मीन डिटर्मिनेंट जो ऊपर हम निकाल चुके हैं, और x3 इक्वल टू ये। तो इसके लिए आप इसकी जनरल एग्जांपल कोई भी लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। D1 का मीनिंग आप समझते होंगे कि जो फर्स्ट रो होगी उसकी जगह आप ये B1 B2 B3 रख देंगे और बाकी जो टर्म्स होंगी वो आप यही वाली लेंगे, जो बाकी दो टर्में हैं वो वही लेंगे। इसी तरीके से जब D2 की बात करते हैं तो D2 की जगह हम ये वाली टर्म्स लिख लेंगे और बाकी दोनों टर्में अपनी जगह पे लिखेंगे, और सेम ऐसे ही D3 के लिए। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट और क्रैमर रूल की तरफ। तो डिटर्मिनेंट और क्रैमर रूल जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सेम यही चीज़ है। अब हम माइनर कोफैक्टर के बारे में यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर है -12। और फिर उसके बाद हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है, इसका डिटर्मिनेंट ये है। इसमें जस्ट हमने एक ही एलिमेंट लिया, बाकी दोनों जो हैं वो 0 0 थे। तो ये अब हम आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको इनका सही से बताना चाहिए। नंबर 1 कि आप जो डिटर्मिनेंट की रो और कॉलमों को आपस में अगर चेंज करते हैं, रो को कॉलम से, तो इस केस में हम लोग लाजमी तौर पे ये करते हैं कि माइनस साइन जो होता है डिटर्मिनेंट के बाहर लगाते हैं। दूसरे नंबर पे एडिशन ऑफ और मल्टीप्लाई ऑफ अ रो अनदर रो बिटवीन टू। तो अगर हम दो रोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी जगह लिख लेते हैं तो डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके से अगर हम
दो रोज़ या दो कॉलम दोनों को हम आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है रो बाई या नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। यहाँ पे हम किसी भी कांस्टेंट से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने यहाँ देखा ये है ए बी सी डी, तो जवाब है ए डी माइनस बी सी। और यहाँ पे देखें, और तीसरी एक और बात है, जैसे इसने यहाँ सी डी, यहाँ भी इसने इसको सॉल्व किया, बी सी माइनस ए डी आ गया। अब इसमें माइनस का फ़र्क आ रहा है क्योंकि रो को कॉलम से चेंज करने से फ़र्क पड़ता है। तो एक बात, रो इसमें हम अभी देखेंगे कि टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट की, इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी यहाँ पे है। अगर आप ट्रांसपोज लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पूरी की पूरी रो जो है वो ज़ीरो आ जाए तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होता है, या पूरी के पूरा एक डिटर्मिनेंट के अंदर रो या कॉलम ज़ीरो हो तो उस केस में वो पूरा सारा का सारा जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो होता है। ये 6 या 7 प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट की। यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ये एक डी दिया हुआ है, अगर इसकी फर्स्ट रो सपोज सारे एलिमेंट सेम हो, जैसे 2 2 2 2 लिखा हुआ आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये डिटर्मिनेंट बगैर सॉल्व किए कि ये ज़ीरो है। सेकेंडली ये कि या फिर यहाँ पे 0 0 0 0 आ जाए तो फिर भी हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है। और अगर तीसरे नंबर पे ये है कि हम लोग यूँ कर सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट का पहले हम ट्रांसपोज लेके फिर उसको हल करें तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि आपने रो यहाँ पे किसी रो को किसी कॉलम से अगर चेंज कर रहे हैं तो उस सूरत में बाहर एक माइनस लगा दें। और इसी तरीके से ये रूल्स जो हैं आपने याद रखने हैं। और अगर जो डायगोनल एलिमेंट ही मौजूद हों और ऊपर वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास ऊपर और नीचे ज़ीरो हों तो डिटर्मिनेंट जो है डायगोनल के सम के इक्वल होगा। अब हम चलते हैं इसके ये प्रूव हैं। बहुत ही खास पॉइंट यहाँ पे ये है, रैंक जो होता है डिटर्मिनेंट के केस में कैसे फाइंड करते हैं। तो रैंक में हम ये करते हैं ना कि हर पॉइंट लेते हैं, मीन 2 लेंगे, 2 के माइनर को फैक्टर लेंगे, 0 के लेंगे, 4 के लेंगे और 6 के लेंगे। अब इनमें से जितने नॉन ज़ीरो आएंगे ना, मतलब 2 लिया, आप यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, मैं उसकी मदद से देखता हूँ, जैसे ये वाला है। अब आप देखें इसने इसको हल किया तो इसका कुछ आंसर आएगा, इसका भी कुछ आंसर आएगा और इसका भी कुछ आंसर। अब देखें इसका आंसर आया 0, अब इसका आंसर 0 आया और इन दोनों का 0 नहीं आया। तो इससे ये पता चला कि इसका रैंक जो है वो 2 है। 2 इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास जो है ये टर्म 0 नहीं हो रही है और ये भी 0 नहीं हो रही है और ये 0 हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका रैंक जो है वो हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे आप बल्कि आप माइनर को देखा करें, और अगर कोई भी माइनर जो है वो 0 ना आए, कोई भी माइनर अगर 0 ना आए, माइनर को आप देखें, अगर 0 आ रहा हो तो अगर तीनों माइनर 0 आ रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। 2 माइनर अगर 0 आ रहे हों तो आप ये समझें कि आपका रैंक जो है फिर 1 बचेगा पीछे। यहाँ से नेक्स्ट जो हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्रेमर रूल की वो बात कर रहा है, ये जनरल है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है इनात के लिए जो कि बहुत ही सिंपल है। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।